स्वतंत्र जितनी देर का। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अखिल मदान जी को के नाइकर जी के सम्मान के लिए, और उसके बाद फिर हम नाइकर जी को सुनेंगे। आमंत्रित हैं जाएंगे तो कैरेक्टर गड़बड़ करेगा मादा। चलिए भाई। अखिल मदान जी। आमंत्रित हैं डॉक्टर आनंद तिवारी, सुरेश सराफ जी, हिमांशु तिवारी, विक्रम परवार, विक्की सोनी, अभिजीत राय एडवोकेट, जीपी सिंह एडवोकेट। क्या ये सम्मान हम कर चुके हैं। एक छाया चित्र के लिए आप लोग एकत्रित हो जाएं। हाँ, एक छाया चित्र मात्र, और हम इसके बाद सुनेंगे के नाइकर जी को। एनसी जैन, माननीय एनसी जैन जी, रवि गुप्ता जी, श्री श्याम चौधा जी। एक छाया चित्र के लिए हम बुला रहे हैं सबको। अभय जैन जी। अभी सुधीर तिवारी जी एक फोटोग्राफ ले रहे थे, के नाइकर जी के प्रिय हैं। युवराज गढ़वाल जी। आ जाए, फटाफट एक चित्र हो जाए और हम के नाइकर जी को सुने। और नाइकर जी के साथ जिनको फोटोग्राफ लेना है वो कार्यक्रम के बाद नाइकर जी के साथ फोटो सेशन चलता रहेगा। कौशल यादव जी, भाई कौशल यादव जी, सब लोग खड़े हो जाएं। मनोहर सोनी जी, सुनील मंगरानी जी हैं, उपस्थित हैं। डॉक्टर रजनीश गर्ग, हालांकि उनका एक फ़ोटो मैं ले चुका हूं, फिर भी आ जाएं ग्रुप में। नाइकर जी के स्नेही पूरे देश में हैं। लाइन नरेंद्र जैन, क्या प्रशंसकों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बाद में हमसे सब कहते मदन भैया कि हम रह गए। ध्रुव गुप्ता जी भी आ जाएं, एक मिनट। ध्रुव गुप्ता जी। हाँ, नहीं, लोग सलाह देते रहते डॉक्टर साहब। हाँ, मैं ये सारा कर रहा था, उसको सम्मान पत्र को ऊपर उठा दो विक्रम। हेलो, तेरा वाली बढ़ा के रखना। ध्रुव गुप्ता जी का भी एक समय एक जलवा था। हाँ, और अरे ले और आमंत्रित है राजेश पाठक। तो मंच पर है देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य कला सम्राट, वो कला सम्राट जिनके हास्य में जीवटता और जीवंतता के साथ यथार्थ का सार्थक प्रस्तुतिकरण है माननीय के नाइकर। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें सम्मानीय के नाइकर जी का। देखिए, नाइकर जी अगर इस मंच पर है
तो उनके खड़े होने का ढंग, उनके प्रस्तुति का ढंग, उनकी वाणी, उनका वार्तालाप, उनका प्रस्तुतिकरण, पूरा का पूरा देह का संवेदन पक्ष जो होता है वो हास्यमय हो जाता है। तो एक संपूर्ण हास्य के कलाकार जिनने जीवन के विविध रंगों को हास्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और जब नायकर जी हास्य अभिव्यक्त करते हैं तो कभी गुदगुदाते हैं, कभी सोचने विवश करते हैं और कभी हमारे अंतर्मन को स्पर्श करते हुए एक नई चेतना देते हैं। तो नई चेतना के हास्यमय कलाकार के नायकर। थैंक यू। सभी इस हॉल के अंदर बैठे गणमान्यों को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्कार और सबको होली की शुभकामनाएं भी। ये जबलपुर शहर है और जबलपुर शहर शायद भारत में हंसने हंसाने और भी बहुत सी विधाएं उसमें जाना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। मैं एक प्रशंसा विशेष करना चाहता हूँ इस गुंजन कला सदन की। आज का जो मैंने स्टार्ट देखा इस प्रोग्राम का, तो मुझे ऐसा लगा कि इस संस्था की नींव इतनी मजबूत है कि पता नहीं, वो जो दुबई में वो क्या है मीनार जो सबसे बड़ी कहलाती, हाँ, मैं इसलिए मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था, वो भी छोटा पड़ जाएगा अगर ये जो मैंने प्लिंथ का लेवल देखा, इतने लोग संस्था में ये बहुत कम होता है। और ये हमारे पुराने लोग ही इसको सिद्ध कर रहे हैं। नए लोगों में ये चेतना जागना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है और ये तारीफ़ काबिल। आज मैंने देखा है ये संस्था कभी भी सुस्त कमेटी बनेगी नहीं, ये तो उठेगी, ठीक है ना। और सेकंड ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज का ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जबलपुर की एक सांस्कृतिक ब्रिगेड है। ये पूरी आप सबके सर पे वो ताज है जो मिलिट्री के अंदर देखा होगा आपने, अलग अलग। ये हमारे जबलपुर की सांस्कृतिक ब्रिगेड है। आप श्रोता नहीं, आप सब कलाकार हैं। और आज मैं अपनी वो कसर निकालना चाहता हूँ क्योंकि हमारे उस ज़माने के दर्शक बहुत से बैठे हुए हैं यहाँ, और क्योंकि हास्य के मामले में भी जबलपुर का कोई सानी नहीं। भले कोई कैसा भी फटका सुनाता हो बाहर, हमारे यहाँ फटका नहीं चलता। हमारे यहाँ बहुत ही साइलेंट ऑपरेट होता है, जो भी होता है, दर्द नहीं होता है किसी को। तो लीजिए, आज के बाकी हमारे जिन बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया, देख के ऐसा लगा कि ये चलता ही रहे और हम बैठ के देखते रहें, क्योंकि हम लोग को देखने बहुत कम मिलता है। और आप लोगों ने भी देखा है कि इतनी प्रतिभा, ओफो, जबलपुर धन्य हमारा। वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि जबलपुर में केवल 2 लोग रहते हैं। अगर पत्थर उठा के फेंकें तो या तो किसी कलाकार के सर पे लगेगा या तो किसी कलहकार के सर पे लगेगा। जबलपुर की ये अपनी विशेषता है। और ये जो मौसम आया है आज का, होली का मतलब ही ये होता है कि पता नहीं कौन के संग होली है मगर सब अपने अपने संग होली हैं। और मोहल्ले में, पड़ोस में आप शालीनता से होली खेलेंगे और देखेंगे कि हमारी होली का मज़ा क्या है। मैं इस होली से ही बात को शुरू कर रहा हूँ कि इस होली पे हमारे जबलपुर शहर में विशेष छूट होती है। उनके लिए पुलिस वालों को हिदायत दी जाती है, सुनो कोई लगेगा प्याज लगी प्याज सो थाने में ला के बिगड़ मत देना, जान दो घर भागा, समझे। सिपाहियों को और सब इंस्पेक्टर्स को ये हिदायत दी जाती है कि ध्यान रखना तुम लोग हैं। ऐसा नहीं कि बस अब भाई होली है, जानते हो, हाँ कोई अगर न्यूसेंस होता है तो बात ठीक, बाकी कोई पी के निकल रहा है तो ज़बरदस्ती हड़कान वड़कान नहीं, ठीक। इतना समझा ही रहे थे कि सामने से एक चले आ रहे थे, जाओ घर जाओ सीधे। आप तो यहाँ की जोधा हो। अरे ठीक है भाई, कर लो अंदर, तुम घर जाओ, तुम कोई अंदर नहीं करे, तुम जाओ घर जाओ, चलो। नहीं हम चले जाएंगे, आप यहीं खड़े हो तो ठीक है। अच्छा कितने बजे आए? अरे तुम घर जाओ, कोई बजा नहीं है, आप कर लो अंदर। अरे तुम चलो। होली के
इस मौके पे स्कूल के बच्चों में होली देखने लायक होती है, और उन्हीं बच्चों के बीच कहीं ऐसा करैक्टर फंस गया तो बच्चे मिलके उनको ऐसा रंगते हैं, अरे होली कल है, तुम बाप को बताएं अच्छे, तुम देख लिए कल तेरे बाप को बताएं, अरे होली कल परसों आ गई तुम लोग। उसी हालत में वो आगे बढ़े, उनको एक नगर निगम का नल दिख गया। उस नल के सामने जब आदमी पी लेता है तो वो शेर भी आए तो उससे भी ऐसे ही बात कर, सुनो शेर तुम अपने घर के हो गया, सुनो नहीं हम तो समझा तुम निकल रहा है, हम जबलपुर के हैं समझे, तुम निकलो, शेर को भी ललकार दे। तो वो नल के सामने जब पहुँचे तो नल खोला तो उन्होंने बोला, अरे नगर निगम के राजा नल, बरसों से खड़े हो, जमीन में गड़े हो, और बूंद बूंद टपकता है जल राजा नल। जैसे ही उन्होंने खोला तो उसमें से पानी निकला नहीं, दोपहर का टाइम था, वैसे भी जबलपुर में टाइम से पानी नहीं आता है तो फिर दोपहर में कहाँ से आएगा। तो जब पानी नहीं निकला तो फिर बड़े झुंझला के बोले नल से, अभी सुनो कोई तुमसे नहाने के लिए मांगे थे, जो लॉन्डो में मुंह रंग दिया, घरवाली तमाशा करेगी तो तुम चुल्लू में पानी में डूब के मर जाओगे राजा नल, हम तुम क्या पानी दोगे हमको। जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े इतने में उनको एक भजिए का ठेला दिख गया। भजिए के ठेले को देखने के बाद वो भजिए वाले से, तुम जरा पीछे लगाओ, ऐसा चालान ठोकवाएंगे सारे भजिया जल जाएगी तुम्हारी। अरे जा यार काम कर तुम अपना, दिमाग खराब कर रहे, तुम क्या सोच रहे हो, एरा गैरा समझ रहे, कैसे किलो भजिया बताओ। अरे तुम जाओ यार, तो जो ठेले के पास खड़े थे उन्होंने कहा, अरे बता दो ना यार, पूछ रहा है, अरे नहीं यार रोज का काम है, हर ऐसे दिमाग खराब करती है लोग, अब जब बोनी बट्टा टाइम मुझे बचा, हमसे बात करो डायरेक्ट, कैसे किलो भजिया बता दो। अभी देखो किलो का भाव पूछ रहा हूँ, नहीं तो कुंटल का पूछूंगा। लोगों ने कहा बता दे यार। अरे भैया 80 रुपए किलो बोलो, ऐसा बोलो ना 80 रुपये, तुम्हें जान निकल रही है, 80 मुँह से निकल नहीं जा, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे कह रहे हैं 2 रुपये भजिया। जब उनको 2 रुपए की भजिया उसने एक दोने में दे दी और लेके जैसे ही आगे बढ़े तो उनको एक डीओजी साहब देख रहे थे। जैसे उनने कुत्ते को देखा, तुम चिंता मत कर, जब तक बड़ा भाई जिंदा तुमको सोच लीजिएगा, बड़ा भाई है तो तुम सोचना नहीं कुछ, लो आराम से, हम जिंदा है तुम्हें सोचना नहीं। फिर इतना प्यार उमड़ा उनका, कुत्ते के सामने बैठे ही गए। अब आप बैठे ही रहे थे, किसी दोस्त ने उनको पहचान लिया तो वहां तक, कहा बे गज्जू कौन है बे, ऐसे पलटे और हाथ कुत्ते के सामने आ गया ये भजिए वाला। और कुत्ते सही में साले तुम कुत्ते हो, हम तुम्हें इत्मीनान दिखा, मैं तुम्हें सब्र नहीं, इसीलिए तुमको सारे कुत्ता। अरे तुमको कुत्ता बोलते, हमारी घरवाली हमको कुत्ता बोलती, मैं तुमको बोला। मगर आप देखिए साहब, शाम के वक्त ऐसा सीन जब क्रिएट होता है तो घर जब ऐसे लोग पहुंचते हैं तो घरवाली तो वैसी सन्न तन रहती। ये शाम के टाइम पहुंचे, जैसे इनने खटखटाया उस वक्त घर में आवाज़ कैसी रहती, अरे गुड्डू गुड्डू,
दरवाजा खोल बेटा, पापा है। और जैसी इनकी आवाज घरवाली ने सुनी, माँ डारे मर जा, तुम आने नहीं आना, हाँ बता दो तुम्हारा हम घोटना मुंह सब टोट डारे तुम आज भी मरो पी के जब दे। अरे गुड्डू मम्मी से बोला कि बेटा पापा ने कहाँ पी आज। हमें सब ना तुम हमने बोल दी, तुम हमने गुड्डू तुमने दरवाजा खोलो, हमने तुम्हें हम अरे मारेंगे हमने दरवाजा तुमने। अरे बेटा अरे सुन तो ठंडी बहुत है यार। मरा तुम, ठंड है तो का। अब वो ठंड में ही वहीं बैठ गया, मगर पत्नी दयालु होती है, नहीं रहा जाता। भारतीय नारी का आदर्श है यहाँ। फिर वो बच्चे से बोलती, वो तक खाना धरो है, बाहर ही खोल दरवाजा, वो तक खाए, वो तक मरे पड़े। बेचारा बच्चा दरवाजा खोलता है, वो अंदर आता है, खाता क्या है, ऐसे मुंह के पास लाता है। और ये सीन बहुत जोरदार हमें देखने मिलेगा। अभी अभी तो देखिए कुंभ समाप्त हुआ है, बहुत से लोग पाप धो के आ गए हैं। हाँ भाई, पापी करके पाप सब जाएं कुंभ नहाएं, और जैसा ही भये 12 बरस फिर पापी हो जाए, फिर नहाने जाते हैं। तो कुंभ में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। एक साहब बोले बेकार इंतजाम है यार, बहुत परेशान हो गए हम। काहे? अरे घर वाली गुम गई, आधे घंटे में ढूंढ ला यार, बताओ। बेकार इंतजाम है बहुत। एक तो ऐसा बदहवास था, अरे हमारी घरवाली कहाँ घूम गई भैया, हमारी घरवाली। दूसरा फिर अरे हमारी भी घूम गई भैया, तुम्हारी घूम गई, हमारी भी घूम गई यार, तुम्हारी कैसी थी? हमारी भैया इतनी गोरी चट्टी, भगवान का तब ऐसे मुस्करा दे तो आदमी मन पर ढेर हो जाए। और वो देते गजब कुत्ते लहतों को यार, हमारी घरवाली भगवान में हमने चलती तो हम पीछे पीछे चल में लगाते ऐसी चाल गजब की। तुम्हारी कैसी रही भैया? अरे हमारी छोड़, तुम्हारी ढूंढते चलो। कुंभ में ये सब कुछ देखने मिला है, वहाँ बहुत आनंद था। देखिए अभी अभी हाल ही में हम सब बहुत बड़े संकट से निपट के बाहर आए हैं। कोरोना काल ने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी थी। उस वक़्त हर घर में वर्क फ्रॉम होम चलने लगा था। वर्क फ्रॉम होम ऐसी व्यवस्था हो गई उस ज़माने से कि कई घरों में तो भारी खुशी है, कई घरों में बहुत अड़चन है। एक जगह वर्क फ्रॉम होम चल गया, 2-4 दिन आदमी खुश था, बहुत खुश था, लुगाई भी खुश थी। कितना अच्छा लग रहा, तुम घर ही पे रहते तो बच्चे भी खुश हैं तो हम भी खुश हैं, मगर बाहर मत जाओ ना, बताओ कोरोना बहुत हो जाओ, हमें डर लगता। अरे हम यहीं घर में रहेंगे, कहाँ जाएंगे बाहर? हाँ अच्छा चाय लेके आओ क्या तुम्हारी? अब चाय पिला रही हो क्या? पिलाओ ज़रा, वो बॉस का ही फ़ोन आने वाला। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 6 महीने बाद वर्क फ्रॉम होम हिलने लगा। एक दिन घरवाली बोली, सुनो हमारे लिए चाय बना दो ना। यार दिमाग मत खराब कर यार, अब तुम रोज चाय बना मारी, हमारे काम पड़ा है बेकार चाय बना, हम 4 साल हम कुछ भी हो जाए, हम अब हम नहीं रहेंगे घर पर बेकार बात। कहाँ जा रहे? जा रहा हूँ तलाक लेने। अच्छा हमने चाय के लिए बोले तलाक, जाओ ले लो। सही में आदमी दरवाज़ा खोल के निकल गया। 15-25 मिनट बाद जब आया तो पत्नी ने देखा आदमी चाय बना रहा था। पास में आके बोली, तलाक हो गया? अरे नहीं यार, वो वकील भी साला घर में बर्तन मांज रहा था, बेकार है। हाल में अभी बहुत कुछ परिवर्तन आया है। अब तो ये भाजपा के राज में मैं देख रहा हूँ कि कर्फ्यू नहीं लगता, बहुत कम कर्फ्यू लगता है। कांग्रेस के ज़माने में हम बचपन से देखते आए हैं, कर्फ्यू जहाँ चाहे कर्फ्यू, जहाँ जहाँ कर्फ्यू। यानी मैंने सरकार से उस वक्त अपील भी की थी कि जैसे पेरेंट्स माने फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, तो हमने सरकार से कहा था उस ज़माने में एक कर्फ्यू डे मना लिया जाए। यानी लोग एक दिन साल में कर्फ्यू डे मनाए, घर से कोई नहीं निकलेगा, इतने। मगर ये चीज़ें अक्सर देखने को अब नहीं मिलती है। नहीं तो कर्फ्यू डे होता था पहले, मगर कोरोना का टाइम था, वो भी बहुत कर्फ्यू जैसा ही था। लोग बाग अकेले मॉर्निंग वॉक करते थे, कोई पीछे से जल्दी जल्दी उनके साथ आता था तो और जल्दी चलने लगते थे, यानी उसके साथ ही नहीं चलना चाहते, इतना घबराहट थी।
मगर कुछ प्रेमी थे, अलग अलग चलते थे। उसमें कुछ एक रौबदार थे जिनकी व्यवस्था घर में सब कुछ ठीक थी, एक कुछ मध्यम परिवार के थे। तो ये बातें होती रहती, तो घूम रहे थे साथ में। तो एक तो डींगे मार रहे थे, फिर हमारी तो भाई देखो ऐसा है, लड़कों को हमने पढ़ाया और मतलब को पोस्ट ग्रेजुएट कराया है, अब बच्चे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, बहुएं भी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हाँ भैया वो तो आपका तो बहुत बढ़िया, हमने देखा है सब बच्चे आपके बहुएं बहुत पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बाकी जो थे 8वीं पास वाली बहुएँ थी उनकी, वो सब मगर घूमते थे बेचारे साथ में। और उस वक़्त दिक्कत यही थी कि एक और परिवर्तन आ गया था। परिवर्तन तो आज भी आ गया है, वो ज़माना था, एक ज़माना आएगा, इस पे अभी बात करूँगा मैं, ये भी व्यंग है। तो इस वक्त कितनी समझदार ग्रेजुएट बहुएं होती हैं। जैसे ही आते थे बुढ़ऊ तो खांस के आते थे, परंपरा है हमारी। तो बहुएं एकदम से घूंघट लगा के अपने चली जाती थी। 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। एक दिन देखा कि उनके घर के सामने पुलिस की जीप आ गई। कहाँ भाई, गया प्रसाद यहीं रहते हैं? कौन गया प्रसाद? ये जो शुक्ला? हाँ यही वाला घर। बुलाओ भाई, कहाँ हैं? कौन है? अरे वो पुलिस वाले आए हैं, पता नहीं काय के लिए। बहुएं पढ़ी लिखी थी। बाबूजी देखिए, जाइए ना, मिलिए ना उनसे। अरे हमारा क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, चलिए आपको वो क्वारंटाइन, आपको बहुत खांसी वांसी चल रही है। अरे हमको कोई खांसी नहीं है, किसने बोल दिया? तो बहुएं जो पढ़ी लिखी थी वो बोल रही थी, बाबूजी हो आइए ना, कितने दिन से खांस के अंदर आ रहे हैं। पड़ोसी भी निकल आए, हाँ भैया हो आपकी बहुएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। मगर ये भी सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब ज़माना बदल भी गया है। पहले ससुर खांसते थे, बहुएं घूंघट लगा लेती थी। एक दफ़ा एक साहब घूंघट लगा के खुद ही बैठे थे, ऐसे गमछा डाले, तो बगल वाले बोले, काय मल्लू कब आज यार घूंघट लगाए? अरे यार क्या बताएं, डर लगत कहूँ बहू सामने ना आ जाए, ये डर लग रहा है। तो साहब अब ये व्यवस्थाएं बदलती चली जा रही हैं हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा है कि हम लोग, अब हमारी वो परंपराएं भी जा रही हैं, खो रही हैं। तो आज की इस सभा को देखते हुए, इस संगठन को देखते हुए हमें लगता है कि ये संगठन, ये गुंजन कला सदन और बड़ा हो जाए तो वो पुरानी व्यवस्थाएं हमारे आ जाएं। क्योंकि बारात का एक अर्थ होता था पहले, बारातियों का एक अर्थ होता था, बारातियों का एक सम्मान होता था। अब सब इवेंट वालों के हाथ में चला गया है। पैसा जेब में भरा है, हिम्मत से काम नहीं करा है। वो शादी का क्या करें, अभी अपन देखते हैं कौन इवेंट वाला बढ़िया, उसको अपन सौंप देंगे। इवेंट के हाथे शादी सौंपी जा रही, और इवेंट वाले जैसा कहते हैं वैसा दूल्हा दुल्हन के परिवार को करना पड़ता है। एक जगह मैं गया था रायपुर में, इवेंट की तरफ से सब शादी थी पूरी, पगड़ी बांध रहे खींच के। अरे भाई धीरे बांधो। नहीं साहब वो हम लोग को इवेंट वाले नहीं, तो हम लोग को देखिए काम हम लोग का है, हम ना के ठेका मिला है, अगर हम लोग ढीली बांध देंगे आपकी पगड़ी उतर गई लड़की वालों के सामने तो दिक्कत। अरे यार कस रहे यार तुम। अरे कुछ नहीं होगा साहब, बढ़िया सरदर्द भी ठीक हो जाएगा। कभी पगड़ी बंधवा के देखिए, आदमी ऐसे नहीं होता है। मेरी राजस्थान में बंधी थी, हमारी हालत ख़राब हो गई। पगड़ी बंध जाती है, इवेंट वालों के हैंडओवर हो जाते हैं। आजकल वॉकी टॉकी से देखते हैं काम होता है, वहाँ से फ़ोन लगाते हैं। कौन लड़की वालों की साइड में जो है वो लड़कियाँ भी काम कर रही। हेलो, हाँ सुनिए ना, हाँ वैसे अभी दूल्हे को ना अभी मतलब वहाँ से वो फॉलो करना, क्योंकि नहीं अभी यहाँ काम बाकी है, आप ध्यान रखना उसका। अरे कैसे जाएगा यार, उसकी हिम्मत साले की आगे बढ़ जाए, हम लोग ये सुनने मिल रहा है। तो ये हमारी परंपराएं पहले की बहुत अच्छी थी। एक छोटा सा दृश्य आपको सुना रहा हूँ कि बारात पहले जब जाती थी घर से तो बहुत आनंद आता था। जिसकी बारात जाती थी उसको तो आता ही था, क्योंकि हमने देखा है कि शादी के नाम से चाहे लड़की हो चाहे लड़का शर्म आ ही जाती है।
किसी भी अच्छे पहलवान की शादी पक्की हो जाए और पीछे से कोई उसका दोस्त बोल दे क्या है गज्जू पहलवान कब हो रही, मजाक मत करे आप, बेकार दिमाग मत खराब करे यार। ऐसे ही लड़की कितनी भी चंचल हो, चितवन हो, उसकी सहेली पूछ ले क्यों कब हो रही, फालतू बात क्यों नहीं, मना कर, ऐसा होता है। पहले ऐसा ही होता था, अब बदल गया है समय। अब किसी लड़के ने अगर शादी कर ली और घर वालों को भी नहीं पता चला, अड़ोस पड़ोस कई मोहल्ले की तरफ से पता लगा, अरे सुनो घनश्याम भाई लड़के ने शादी कर ली क्या, नहीं है अभी कहाँ हुआ, अरे हम लोगों ने सुना कि वो तो मतलब कर ली उसने, हैं क्या बोल रहे यार, बेकार बात करते हैं। नहीं मतलब मेरे को ऐसा बोला किसी ने कि कर ली है उनने, पहले ऐसा हुआ कर ली है, फिर बाद में पता लगा कि लड़का बता रहा है आके हमने शादी कर ली है और अब जो कुछ भी है वो हमने बता दिया आपको। कब कर ली तुमने, मर गए, महीना कटवा दी तुमने, कब की नहीं रखी तुमने, कौन लड़की से कर ली, कहाँ पता तक नहीं लगो तुम्हें, सही है। अब बुआ सुने तो क्या बोले, बुआ और फूफा का बड़ा महत्व होता है घर में, बहुत रंगदार होते हैं बुआ और फूफा। कभी आप देखिएगा कहीं बुआ को मैसेज चला जाए कि बुआ हेलो, हाँ बोलो, जल्दी आओ सब काम पड़ा, आप बताओ कि तो वैसे करना पड़ेगा, तो मैं फूफा ही तो तैयार नहीं हो रही, 1 घंटा से बोल रहे हैं। हाँ अब फूफा बुआ तैयार हो रहे हैं, बुआ लगी हैं, बुआ आ गई, जैसे ही आई तो घर में हल्ला हल्ला मच जाता, ये बुआ आ गई, बुआ आ गई, कौन सी वाली, वही वाली, अरे छोटी वाली, अब बुआ आ गई तो खूब हल्ला गुल्ला, बुआ देखा था हम लोग ना तो कब से इंतजार, नहीं तक फूफा जी तो यहाँ से बेई तो यहाँ रंगा डारा तो था, अब देखो अभी फूफा जी कहाँ हैं, फूफा जी बाहर चारपाई में, पहले के ज़माना वही था, चारपाई में बैठ गए, 2 4 5 पुराने 2 4 नए, बातें चल रही हैं, बुआ यहाँ बहुए के बीच में, बुआ इतनी देर कर दिया आपने, बता हम लोग को पता ही नहीं क्या करने, अब हम आ गए हैं तो मैं चिंता कर की कोई जरूरत नहीं, जैसो जैसो हम बता करते जाने और का। हाँ बुआ बता, ये बुआ के लिए ना वो तो बुआ ठंडा पियोगी कुछ, ठंडो का पिए हमें, मतलब कोका कोला है का, ठंडो कोका कोला, तो जमाना था। इतने में बुआ को कोई एंटी बुआ दिख गई उस घर में, ओ हो, अब बुआ का एकदम एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। एक क्वेश्चन रक्षा बलवा हम जाए, अब बुआ भी तो आयु कहाँ जाओगी, नहीं रक्षा बलवा हम जाए, फूफा जी को बता दो, होगा सब समझा दो, अरे बुआ अभी तो कह नहीं जाना चाहोगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी बहुएं आए, बुआ तुम्हारे लान साड़ी लाए, देखो कितनी अच्छी तो है, बॉर्डर भी अच्छो है, ब्लाउज पीस है क्या में, हाँ ब्लाउज पीस भी है, अच्छो है, तो मैं रक्षा बोलवा तुम। अरे तो किसी बहू ने कहा जा फूफा जी से बोलो रक्षा कर रही हैं, अभी 2 दिन में 15 मिनट नहीं पाए, पता नहीं क्या होगा। किसी ने फूफा जी से बोला, फूफा जी करो तो बा, फूफा जी कहो, अरे वो कसम का कह रही, फूफा जी बुआ कह रही चलो रक्षा बोलवाओ घर जाए, अरे मरन दो, एक ही डायलॉग। मगर आगे आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, अभी तो लड़का बता रहा है कि शादी कर ली, शादी हो गई, ये हो गई, आगे आने वाला समय क्या होगा मालूम है आपको, लड़का अम्मा बाप बैठे हैं, रिक्शे से उतर के आएगा या ई रिक्शा से, जे नाती है तुम्हारा, मतलब ये नहीं बोलेगा हमने शादी कर ली, जे नाती है संभालो। ये समय हमें देखना बाकी रह गया है, तो खैर थैंक यू। देखिए एक बहुत से लोगों को मेरे एक प्रोग्राम की आस होती है कि मैं वो चाट का ठेला सुना दूं। ये तो जबलपुर का एक ख़ास व्यंजन है,
इससे बढ़िया तो हिंदुस्तान में कोई व्यंजन नहीं है, दुनिया में नहीं है। हमने कह रहे कोई एक बार चाट खा ले तो फिर क्या बात है। तो मैं चाट तो खिलाऊंगा, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह बिना नेता के हमारे यहाँ कोई काम होता नहीं। नेता को बुलाना बहुत आवश्यक होता है और नेता आ जाए तो सब काम आवश्यक हो जाता है। उनको बैठने से बिठाने से, उनकी विदाई से लेके कार्यक्रम तो बाद में होता ही है, नेता चला जाता है जब, जैसे अभी हो रहा है ना। तो मगर बुलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक जगह महसूस किया कि एक मोहल्ले का छोट भैया नेता था, काफ़ी नाम हो गया था उसका, और इतना नाम हो गया था कि सब उनको जानते थे। अचानक जैसे ये दंगा हो जाता है ना, ऐसे स्कूल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने कुछ कर दिया, दंगा छिड़ गया, लोग तोड़ फोड़ करने लगे। बगल वाली महिला ने उन नेता की वाइफ से पूछा, भैया जी नहीं दिख रहे हैं? कहा बताएं भाई, मैं तो इतने परेशान हैं कि दंगा फसाद मच रहा है और लड़के लोग दुनिया भर की मूर्ति तोड़ रहे, कहीं रात भर नहीं सोते, हम तो परेशान हो गए। हाँ भैया जी तो सही में कितने, इनकी वजह से तो कुछ होता ही नहीं, मोहल्ले में सबको कितना इनकी दौड़ दौड़ के सबका सुनते हैं, वही तो रात में सोते नहीं है। 1-2 हफ्ते यही चर्चा चल रहा था, दंगा चल रहा है, सो नहीं रहे, सो नहीं रहे, सो नहीं रहे। एक महिला ने फिर एक दिन पूछा, अभी कहाँ हैं? घर ही पे हैं? हाँ, आज रात भर खूब अच्छे से सोए हैं। अच्छा अच्छा, तबीयत ठीक है ना? हाँ, बोल रहे थे लड़कों ने बहुत से नेता लोग की मूर्ति तोड़ दी, बहुत रात भर नहीं सो रहे थे, आज ही सोए हैं। अच्छा, आज अच्छे से सोए हैं, मतलब शांति नहीं, रात में जग गए थे, निकल गए। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? पता लगा लौट के आए तो कहे अब हम सोएंगे। हमने कहा क्या होगा? नहीं, हमारी भी मूर्ति लगी थी, कोई तोड़ नहीं रहा, तो हमने रात को तोड़े आए, जाके बता रहे थे। ऐसी प्रतिष्ठा होती है हमारे यहाँ पे। तो लीजिए, मैं एक बात जानता हूँ कि जब मैं एंटर हुआ था तभी मुझे इतना अच्छा लगा कि जितने भी दर्शक श्रोता ऐसी यूनिटी बनाए रखिए आप लोग। मुझे बहुत सालों बाद ये खुशी मिली है, क्योंकि जब से ये टीवी आया उसके बाद से परंपराएं बदल गईं, बिल्कुल बदल गईं। पहले टीवी नहीं था तो हम लोग लाइव प्रोग्राम देखते थे, फुहारे पे जहाँ होता था उमड़ के जाते थे, रात भर देखते थे। मगर जब से टीवी आया और फिर आया उसके बाद रिमोट, फिर आ गया कलर टीवी, दुनिया भर के विज्ञान ने चमत्कार किए। तो जब टीवी आया था उस वक्त का जरा सीन याद करें। कई बड़े घरों में टीवी था, अगल बगल के लोगों को भनक मिलती थी, भैया जी कितने टीवी आ गए हैं, अब कौन देख रहे थे भैया, हमारा कभी दिखाओ ना एक दिन। अच्छा चलो, तुम लोग शनिवार को तुम लोग देख लिया करें, ठीक है। शनिवार को घर में भैया जी के, ए चुप, अब टीवी चालू हो, तुम हल्ला करो, भगा दे हैं भी। हाँ, हमें पिछली बार हमें भगा दो तो चुपचाप बैठ, उठना नहीं। अब ये हो गया। उस वक्त का सीन क्या होता था, भैया जी ऐसे आते थे जैसे वो शिरडी के वो पुट्टपर्ती के साईं बाबा आते थे तो सब लोग हटते थे, ऐसे ऐसे होते थे। ऐसे वो कमरे से निकल के टीवी लगाने आते थे, और जब आते थे सब लोग ऐसे, ए भैया जगह तो पैर लगिए, भैया नमस्ते, भैया जी नमस्ते, भैया नमस्ते। खूब इतनी नमस्ते घर में मिलती थी, आय हाय हाय। भैया जी टीवी के सामने ऐसे प्रकट हो जाते थे और बटन ऑन हुई, चालू हो रहा, चुपचाप बैठो। और भैया जी ने जैसे ही वाल पकड़ा, मल्लू
ये तरफ घुमा, चौरसिया जी की तरफ, एंटीना वो तरफ, और घुमाओ और छोड़ो। एकदम से स्क्रीन चमका तो मोहल्ले के लोग आ जाओ, हम इसीलिए भगा देंगे। तो मैं उनका हाथ हिल गया तो वो लगा नहीं, किसी तरह लगा। चित्रहार उस वक्त का सबसे अच्छा प्रोग्राम होता था, डूब जाते थे हम लोग, चित्रहार देख लेते थे, आनंद आ जाता था। अब उसके बाद में रिमोट आ गया। अब रिमोट आया, साथ में कलर टीवी भी आ गया। और रिमोट देखिए, उस ज़माने में एक ख़ास जगह होती थी, रिमोट ऐसे रहता था, सबको पता रहता रिमोट ऐसा। समय का परिवर्तन है, इस टीवी ने क्या सत्यानाश किया ये बता रहा हूँ। जैसे रिमोट उठाता था आदमी, जैसे ही घर में घुसता था, एड़ा पानी लेके आओ, और सोफे पे लेटता जा रहा है जैसे कि वो कुतुब मीनार गिर रहा है, ऐसा टिक जाता था। इतने में घरवाली पीछे से आती थी, सुन वो लगाओ ना सास भी कभी बहू थी, दिमाग मत खराब, नहीं सुनने दो, हाँ सास भी कभी बहू नहीं सुन रहे। इतना थका होता था कि धप से सोफे पे, और थोड़ी देर बाद उनकी नींद लग जाती थी, न्यूज़ खत्म हो गई। लुगाई अपने बच्चे को भेजती थी, जा पापा से कहो न्यूज़ खत्म हो गई। बच्चा पीछे से आता था, पापा पापा हाँ न्यूज़ खत्म हो गई, हाँ मालूम है मेरे को, चलो जाओ काम करो। तब तक घरवाली एक आवाज़ देती है, डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया है, वहाँ से बोल रही है, सुनिए आके खाना खा लो, यहीं लियो यहीं लियो, अरे यहीं लियो। वो आदमी ड्राइंग रूम से डाइनिंग टेबल तक नहीं जाता है, सोचिए, इस टीवी के चक्कर में। फिर आप लोग सब घर से निकल के इतनी दूर आए हैं। ये बड़ा परिवर्तन है साहब। तो मैं जब पहली बार दिल्ली में ये चाट का ठेला मैं सुनाने गया था, तो उस वक्त मुझे जो प्रोड्यूसर थी, दो लेडी थी, एक नलिनी करके थी, डांसर थी, वो वहाँ प्रोड्यूसर हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, बोले ही नायकर सर जबलपुर से आ गए। तो अशोक चक्रधर जी मुझे लेके गए, हाँ आओ नायकर, मिलो नायकर। मैंने कहा नमस्कार। व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली इज ए वेरी टाइट शेड्यूल, तो आप 2-3 मिनट में कुछ अच्छा सा कर दीजिए। 2-3 मिनट में अच्छा सा कर दीजिए टीवी पे। तो अशोक चक्रधर भी हमको समझाने लगे, देखो जैसे साबुन का कैसा ऐड आता है, एकदम 60 सेकंड में, मतलब नहा भी लेता आदमी, साबुन भी दिखा देता, मतलब। हमने कहा ये अच्छा ऐड करवा रहे हो क्या? अरे नहीं कुछ सुना दो। तो मैंने उनको चाट का ठेला सुनाया। मैंने कहा आपको सुना रहा हूँ और पसंद आए तो फिर बताना। तो उन्होंने सुना, बहुत भारी खुश हो गई, पहली बार ऐसी चीज़ सुनी थी उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप इसको, मतलब मैंने कहा एक शर्त पे, मैं पूरा प्रोग्राम सुनाऊंगा जैसे अभी सुनाने वाला हूँ, फिर इसको आप एडिट कर लेना, जो कि मगर बीच में कट वट कोई नहीं बोलेगा कैमरे के सामने। ये शर्त हमने रख दी, ये शर्त मान ली गई। तो जैसे ये प्रोग्राम जब मैंने वहाँ पेश किया था, तो वो दिन याद कर रहा हूँ, और समझ लीजिए कि आज मैं उसी दिन जहाँ मैंने ये प्रोग्राम 89 में किया था, वो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। हमारा जबलपुर महान है भाई साहब। और ये हम हमारे यहाँ पर जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए, व्यंगकार हुए, कवि हुए, जबलपुर के ही हुए। और जबलपुर में ख़ास तौर से परसाई जी, आदरणीय स्वर्गीय परसाई जी की एक बात बार बार कहता हूँ कि उन्होंने एक बार कहा था कि शहर में कोई भी अगर कविता पाठ करके नाम कमा के चला गया तो वो अखिल भारतीय स्तर का कवि हो गया। सही है। हमारे खतरनाक श्रोता हैं बहुत। हमारे जबलपुर का एक एक श्रोता इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ, जितनी पकड़ हमारे हास्य व्यंग की जबलपुर वालों में है, इससे गजब की पकड़। मैंने इतने सालों से मैं हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, 60 साल हो गए मेरे को वैसे ही प्रोग्राम करते हुए।
तो मैंने जैसा हमारा शहर जैसा कहीं नहीं देखा है, इतनी ज़बरदस्त पकड़ है। तो अभी मैंने एक जगह बोला था कि हमारे हिंदुस्तान में साहित्यकारों को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जब तक अपना लिखा सुना नहीं देते तब तक चैन से नहीं सोते। कभी सम्मेलन के बाद में स्टेशन में जब कवि आके स्टेशन में ट्रेन पकड़ने खड़े होते हैं तो किसी डब्बे में जैसे ही घुसते हैं तो जगह मिलती नहीं है, तो बगल वाले को इशारे से उनने एक ने कहा आ जाइए। जैसे ही उनको धन्यवाद दिया, अपना परिचय दिया, उस आदमी ने जिसने जगह दी कि साहब मैं कवि हूँ, तो सामने वाला बोला मैं बहरा हूँ साहब, है ना। मगर यहाँ कुछ अलग बात कर रहा हूँ कि साहित्यकारों को जो बीमारी होती, जब तक अपना लिखा सुना नहीं देते तो चैन से नहीं सोते। एक कवि महोदय बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने उनकी पत्नी से कहा कि ये तो बस 1 घंटे के मेहमान हैं। पत्नी रोने लगी, डॉक्टर साहब 2-4 घंटे जी जाते, बड़ा लड़का आने वाला, कहना सुना कर लेते, जो भी कहना कह लेते। नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा तो हम इन्हें बचा नहीं सकते, डॉक्टर साहब कोशिश करिए। नहीं मानिए, हम गलत बात नहीं करते हैं, है ना। इतने में उनके बड़े पुराने दोस्त आए, उन्होंने पूछा उनकी पत्नी से जटाशंकर की तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के मेहमान, गुड्डू चल पड़े होते से, बस में बैठ गवाजे है तो मतलब कहाँ है अभी? कमरे में है। और भी लोग कमरे में थे, सबको बाहर निकाला। उनके दोस्त ने चलो बाहर निकलो आप लोग बाहर निकलो। अपने बीमार कवि महोदय के सामने पहुंचे और उसको देख के बोले जटाशंकर, लाल किले पे जो तुमने वीर रस की रचना सुनाई थी, आहा क्या बात, यानी कि मैं ऊपर का मुखड़ा याद आ रहा है, बीच का अंतरा भूला, क्या गीत पढ़ा था, वाह वाह। जैसे ही बीमार कवि ने सब तारीफ सुनी, इशारा किया हमारी डायरी उठा दो। उन्होंने डायरी दी, बीमार कवि महोदय ने कविता पढ़ना प्रारंभ की। 4 घंटे हो गए, बड़ा लड़का भी आ गया। लोगों ने दरवाजा खोल के देखा, बीमार कवि महोदय कविता पढ़ रहे थे, उनके दोस्त मरे पड़े थे वहां। तो ये भाई चाट खिला दें आप लोग, क्योंकि होली में बहुत मजा आता है चाट खाने का, तो मैं चाट ही सुना रहा हूँ। यहाँ पे चाट खाएं और बाहर भोजन तैयार है। 5 मिनट फूलों की होली के बाद सब भोजन करके ही जाएंगे। हाँ देखिए, ये जो खाऊ समिति का प्रोग्राम है ये चलता रहेगा ये हमारे प्रोग्राम के बाद में। थैंक यू। और अभी कोई ना उठे, अभी कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, नहीं तो अभी कहीं 2-4 जगह फुसका चले का, फिर 1-8 जगह अरे अब नायका जल्दी ख़त्म कर दे तो चले का। तो अब हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद सबसे स्वादिष्ट प्रोग्राम है ये, मतलब इसके बाद का। तो लीजिए, सुनाना बहुत कुछ चाहता था मगर समय की बंदिश है। तो चाट से बढ़िया व्यंजन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी कहीं नहीं है। यानी ज़्यादा नाज नखरे वाला व्यंजन नहीं है मगर बहुत स्वादिष्ट है। तो चाट का ठेला हमारे जबलपुर में 2 जगह पाया जाता है। अब तो था बोलता है इसलिए कि पहले पिक्चर हॉल या किसी गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज के सामने चाट के ठेले लगते थे। अब पिक्चर हॉल का पता नहीं है, वो भी बहुत अच्छा संदर्भ था, समय मिलेगा कभी सुनाऊंगा। तो चाट का ठेला 2 जगह पाया जाता था। जब घर से चाट वाला अपने ठेले को निकलता लेके, इतनी तबीयत से निकलता है, अपने अड्डे पे पहुंचता है और वहाँ लगाते वक्त इतने इत्मीनान से उठा के ठेला लगाता, फिर गिट्टी लगाता टायर के नीचे, फिर हिला के देखता है, फिर अपनी थाली वाली सजाता है। चाट वाला 2 लोगों से घबराता है, एक जो अक्सर उधार खाता है और एक जो डंडा चलाता है, पीछे कर बे अंदर का दूंगा सारे सब दही बड़े एक साथ में, नहीं भैया कर ले पीछे कर ले, तभी
चाट का ठेला जहाँ लगा है, उधार खाने वाले से बलवान तो कोई नहीं है। उनने जैसे ही देखा तो चाट वाले ने अपनी नज़र झुका ली उधार खाने वाले को देख के, मगर वो पीछे से प्रकट हो गया और ऐसे कंधे मारा, कब आए? तो तुम आ गए, बैठ 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 लो। और सब कब आ गए यार तुम? अरे बस अभी चले आ रहे हैं। चाट वाला उनसे एक मुख्य कार्य लेता है, जरा बाल्टी में पानी ले आओ जैसे यार नल से। नगर निगम का नल दूर था, चाट वाला उधार खाने वाला ऐसे बाल्टी लेके जाता है जैसे बहन की शादी में व्यस्त है। और एक बाल्टी नहीं है का? नहीं, एक ही लिया। लेके आए, जा नहीं रहे, उसको मालूम ये जाएगा नहीं। मजबूरी में बहनी तो हुई नहीं, एक समोसा कचौरी बनाई, उनकी तरफ बढ़ाई, जैसे ही बोला लो खाओ, तो वो रिसीव भी करता है उधार खाने वाला और मना भी करता है। कैसे? अरे रहन दो, सुनो, अरे रहन दो यार, रोज रोज अच्छा नहीं लगा, सुनो तो रहन तो दो, तो बेकार रहन, खाओ खाओ, इतना शरबा बेशरम खाओ। मगर चाट के ठेले पे चंद करैक्टर पेश कर रहा हूँ जो आम तौर से देखे जाते हैं। लड़के लड़कियाँ, बड़े बूढ़े, नई नवेली दुल्हन दूल्हे राजा फ्रेश, ऐसे करैक्टर जब चाट के ठेले पे आते तो क्या आनंद ही अलग रहता है। जैसे ही चंद लड़कियों ने देखा, एक ने अपनी सहेली को आवाज़ दी, उमा चाट वाला जल्दी आना, ये तू बुलाना। सुनीता चाट आना, कैसे करे नहीं तो। लड़कियाँ जैसी चाट सुना तो चली आ रही, आपस में बात कर, सही में ना वो चाट बहुत अच्छी बनाया था, वही है ना? हाँ वही तो होगा, हमारे को ना बगलों का। ये कल मैंने तेरे फ़ोन किया था, तुझे जवाब तक नहीं दी। कल तेरा फ़ोन आया था ना, माय गॉड, मेरा पढ़ने में ऐसा मन लगा तो ये लाइट कब गई मेरे को यही नहीं पता चला। बता। जैसी चाट के ठेले के नज़दीक आई, लड़कियों ने घेर लिया चाट वाले का। हाँ बताओ, आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, आप क्या खाओ? सुनिए, हमारे लिए एक समोसा कचौरी, आपके लिए हमारे लिए आलू की टिक्की, आपके लिए हमारे लिए ये वो ये और वो। अच्छा गटपट जो खाए गटपट, हर काम झटपट। आपके लाने हमारा गला खराब है, तुम लोग खा लो, इसीलिए इसके साथ नहीं आती। पता ना क्या खाएगी? मेरा गला ठीक है, तुम लोग खाओ। खाना कैसे करती नहीं तो। हाँ सुनिए, इसके लिए एक सिंगल दही बड़ा लगा दो, लगाना है तो फिर डबल ही लगा दो। जब चाट हाथ में मिल जाती है उस वक़्त का आनंद देखिए। चाट वाले ने आपके लिए समोसा कचौरी, साहब लीजिए साहब, बढ़िया चीज़ है आपके लिए। अच्छा, आपने आलू की टिक्की बोली, साहब शुद्ध घी की है, मानो घर वाले पूरे बैठ के चाट बना, जब हम चौगड्डा पे आते हैं। यही बात। और आपके लिए दही बड़ा जैसी कोई चीज़ नहीं साहब, मानो एक दही बड़ा खा लो, खाना हजम हो जात। हाँ ये तो हफ्ते भर पहले बनाओ तो बहुत बढ़िया लो। लड़कियों के हाथ में देखिए, आज भी लड़कियाँ शालीनता से खाती है। यानी मालगाड़ी से भी धीमी रफ्तार और लड़के सुपर फास्ट ट्रेन से भी फास्ट। जैसी लड़कियों को चाट वाला चाट बना के देता है, उनका तरीका अलग। मैं क्या कह रही थी, अब तू कुछ मत कह, खा। अरे बोलने तक नहीं देती नहीं तो। हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं क्या कह रही थी, मैं बोल रही थी कि कभी ग्वालियर की चाट खाना, वहाँ की बहुत अच्छी बन। हाँ अरे हमारे आगरे में भी बहुत अच्छी बनती, थोड़ी खटाई डालना। मैं क्या बोल रही थी, अब तू कुछ में खाना। कहाँ देख रही, वो चला गया। फालतू बात नहीं है ना, मैं उसको देख रही थी, इसलिए नहीं आती मेरे तो। मत बोलने, हमेशा उसको परेशान करती रहती। तुमने कैसा खा रही, मेरे ऊपर गिरा रही है। मंजू जल्दी से रुमाल गीला करके पोंछना ना, अच्छे से पोंछना। हाय राम, ठंडा लग रहा ना। मैं क्या कह रही थी, अब कुछ मत के भैया, खा ले चुपचाप से। तो जैसी चाट खाते खाते लड़कियों ने लड़कों को देखा तो लड़कियों में हड़कंप समझ गए, इसलिए वो लड़के लोग आ रहे हैं बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इसीलिए काटेगा तो नहीं, वो पत्ता चाटेगा, काटेगा नहीं भाई। तो जो उधार खाने वाला था उसको बोला भगा के आ यार, वो भगा के आ रहे जैसे कारगिल की लड़ाई पे गए हो। जैसे ही
लड़के आते हैं, लड़कियों में हड़कंप सा रहता ही है, कितने पैसे हो गए, हो गए 185 रुपये, हम लोग लौट के दे देंगे, हाँ मिल जाए कोई बात नहीं। लड़के हमारे जबलपुर के हों चाहे कहीं के हो, लड़के मतलब कॉलेज वाले नहीं, लड़के। कहा भैया कचू बचू है कि नहीं, सब खवा दो, नहीं आप ही की माया है। सुनो बढ़िया समोसा बना, अच्छी भमपक मिर्ची डालना, समझे। अच्छा आप मतलब अरे तुम सुनो, गिरधारी को मना कर दो, हमारा दिमाग खराब तो ठीक नहीं हो, समझे। नहीं वो अब नहीं बोले, आपसे तो बोले ही नहीं, बनाए यार तुम। अब लड़कों का स्टाइल देखिए, अबे मिर्ची भर दी बे, आप ही ने कहा था भमपक। मगर एक आइटम जो पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है तो मैं इस तरफ भी ध्यान मेरा है, तो फिर मौका आएगा तो और विस्तार से करूँगा। मगर गोलगप्पे खाने का सबसे अच्छा एक अंदाज़ होता है। आपने गोलगप्पे खाए होंगे तो कभी अपना चेहरा नहीं देखा होगा, अब मैं दिखा रहा हूँ एक एक चेहरे कैसे होते हैं। जीजा जी जब आते हैं अपनी सालियों को लेके या लुगाई को, तो उनके हाथ में एक डाक रहती, तुम लोग खा लो पहले, हम बाद में खा लेंगे, तुम लोग खा लो तो, अरे वो जिद करेगा। अब सब ये खा रही हैं, लड़कियां भी खाती है। जब मुझे हम लोग पानी पूरी खिला दीजिए, आप ऐसे आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए भाई साहब आप ऐसे चाट वाला जैसे बोलता आदमी वैसे ही करता, पूरा कथक चलता वहाँ। लड़कियां खाती हैं और अपनी सहेली से बात भी कर, बहुत अच्छी बना, वहाँ से अच्छी है ना। मतलब लड़कों का अंदाज अलग रहता है। जैसे चाट वाला खड़े कर देता है ऐसे, चाट वाला ऐसे अपने पानी चला रहा है और जिसका पहला नंबर है वो भी ऐसे ऐसे पानी के साथ होता है, भंवर में फंसा है चाट के पानी के। जैसे जैसे हाथ घुमाता है फिर उसके मुंह से निकले, या जल्दी करो ना यार। हाँ, सबके हाथ में एक एक वो दोना दे देते हैं। तो एक अच्छी बात पेश कर रहा हूँ कि भीख मांगने वाला दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है, बाबा दे दे बाबा, मगर पढ़ा लिखा वर्ग चाट के ठेले में पोज वही रहता है मगर मौन। तो जैसे ही पहले वाले को गोलगप्पा मिलता है तो उनका अंदाज देखिए, बगल वाला पूछता पानी कैसा है, फिर दूसरे वाले को जब वो गोलगप्पा बना के देता उनका अंदाज देखिए, तीसरे चौथे वाले अभी देख रहे हैं। उसके बाद मैं मीठी लगा रहा हूँ। तीसरे टाई सूट वाले जीजा जी, न्यूली वेड जीजा जी टाई सूट पे गए सालियों के साथ में, वो भी फुल्की के लिए लगे हैं। जब गोलगप्पा मिलता है तो उनका स्टाइल ये होता है कि एटिकेट मैनर्स के साथ खाते हैं। तब तक लीक कर जाता हूँ। और जो चौथे पांचवे रहते हैं उनको जब मिलता है तो पांचवें छठवें तक देर लगती है, वहाँ इंटरनेशनल टॉक चलती है और चौथे वाले नक्शा बनाते रहते जमीन में, जल्दी करो यार। तो चौथे पांचवे वाले अपने तो नहीं, वो तो पाकिस्तान को समझा दिए थे, तो घर पे बुला के समझाया था, मालूम, जल्दी कर यार, जैसे कहीं बम पटक देगा कोई। जैसे चौथे पांचवे रहते वो भी ले लेके डोलते, इनको दो। अब लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप चाट के ठेले पे गोलगप्पे खाएं, एक बात याद रखिए, कितना भी आपका अजीज दोस्त हो, कितना भी सगा रिश्तेदार हो, आपको अगर विश करे तो कभी जवाब मत देना। कहीं ने गलती की, मुंह के पास गोलगप्पा किसने कहा, घनश्याम
बाप रे, भैया हमारा हो गया। इन्हीं को खिलाओ, पैसे भी इन्हीं से लो। तो साहब लास्ट में जो बहुत मधुर है कि दूल्हा दुल्हन भी जो खाते हैं ना शादी के एकदम बाद, पहले हमारे 5 स्टार होटल में नहीं जाता था, कोई थी नहीं, चाट का ठेला ही 5 स्टार होता था। लोगाई को चुपचाप से घुमा के पीछे वाली गली से दूल्हा चाट के ठेले का, चाट वाला उसका दोस्त था, वहाँ जैसे ही पहुँचते थे चाट वाला अपनी ने देखा कि वो लड़का अपनी लुगाई को लेके आया, तो वो चाट वाला एकदम पानी कहा भैया अकेले अकेले कर ली। तो वो कान में आके बोलते साले तुम्हारे संगे बदलू कर अकेले अकेले शादी हो गई हमारे संग हो तब अकेले अकेले कर ली। हाँ बताओ बताओ क्या खवा दे। अब खिलाने की जब बात आई तो दूल्हे राजा उस वक़्त दिलीप कुमार देवानंद स्टाइल हो जाते थे हमारे ज़माने में। अपनी घरवाली से पूछते हैं देवानंद टाइप, ये चाट वाला है, मैं जानता हूँ कि चाट वाला तुम्हें जो कुछ भी खिलाएगा तुम्हारे अंदाज में उसका खिलाने का ढंग ही कुछ और होगा, क्या खाओगी? तो इशारे से दुल्हन पूछ रही वो क्या है, बताओ भाई क्या है? वो कचौड़ी है, नहीं वो ये पकौड़ी है, नहीं वो जैसा समोसा है, नहीं समझ रहे, वो ये आलू की टिक्की, इसको समझ भी नहीं आ रहा। दूल्हा समझा रहा है ये समोसा है, ये कचौड़ी है, ये पकौड़ी है, ये दही बड़ा है और ये चाट वाला खड़ा है। मगर जैसी दही बड़ा बना के देता है, जब दोनों खाते हैं, शुरू में चाट का चस्का होता है, शादी के बाद तो एक बीते का अंतर होता है दूल्हा दुल्हन में। अगर दुल्हन थोड़ी ऊंची है तब तो बराबरी से है, अगर दुल्हन नीची है तो ऐसे आदमी खाता है, दुल्हन से पूछता भी कैसा लगा, इससे अच्छा तो हमारे ही बनता है। तुम भी तो गजब की बन के आई हो। फालतू बात करें, मैं दही बड़े की बात कर रहा हूँ। क्यों? जब बारात लेके आए थे तो हमारे पापा ने दही बड़े नहीं बनवाए थे। अच्छा वो जो तुम्हारे बाप ने बनवाए, पापा को बाप बोल दिया उन्हें वहीं फेंक दिया। मगर सच ये है कि चाट के ठेले पे उस ज़माने में जो हमारे जो 70, 60, 65 की भी उम्र में कभी कभी अपनी डुकरिया को साथ में लेके फुहारी वारे तरफ जाते हैं तो ये चलते चलते काट खाओ का, तो घर वाली बोल हाँ हमें तो अच्छी लगा था, खबा तो हो नहीं पूछा तो या तो नहीं चल वाह। जैसे ही ले गए पास में चाट वाले का, हाँ दादाजी क्या लगा दें आपके लिए? दादाजी उस जमाने में, अब वो जमाना नहीं रहा। पहले 1942 में एक अधन्ना फेंको खुद चाट कटौड़ी जाती थी। अरे दादा कोई जमाना नहीं बदला, आप 20 का नोट फेंको, डालडे की 2 कचौड़ी देखो, नहीं हम तो क्या बात नहीं बनेगा कचौड़ी जब हमारे दांत का। अम्मा जी आपके लिए हमारे लिए कचौड़ी लगा, अभी हम दही बड़ा खा रहे तुम कचौड़ी, अब हमारे दांत है तुम्हारी दांत का बड़े बड़े आए। चलिए अब आगे का कार्यक्रम बहुत बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए। 80 वर्ष की उम्र में ये ऊर्जा, ये प्रदर्शन आप सबके बीच में थे। हास्य सम्राट के नायकर जी, और होरी होरी हो रही, होरी खेलत वीर, होरी खेलत सांवरो तट जमुना के तीर। और इस शुभ चिंतन की आभा से दीप्त आपका व्यक्तित्व, कृतित्व एवं जीवन दर्शन प्रेरक है। बचपन से ही तरह तरह के अभिनय और आवाज़ों द्वारा लोगों को हंसाते रहने के कारण आप अपने स्कूल, कॉलेज और क्षेत्र में चर्चित हो गए थे। आपकी विशिष्ट हास्य प्रस्तुतिकरण की शैली और अंदाज ने संपूर्ण देश के हास्य जगत में धूम मचा दी। अनेक हास्य कलाकारों ने आपका अनुसरण किया। आपने अपनी कला से संस्कारधानी जबलपुर का गौरव बढ़ाया है। कला जगत में आपकी उपलब्धियों पर हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अलंकरण से विभूषित कर हर्षित हैं। मंगल भाव सहित संरक्षक अजय बिश्नोई जी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी जी एवं समस्त गुंजन कला सदन मध्य प्रदेश, धन्यवाद। हेलो।
इस अद्भुत आयोजन में आप देख रहे हैं श्री के नाइकर जी को, और वे जैसा मैं कह रहा था कि ये ना केवल जबलपुर, ना केवल प्रदेश, ना केवल देश, बल्कि विदेशों में भी इनके नाम की धूम मची है और उनका अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियों से एक बार पूरा हॉल को गुंजायमान कर दीजिए। अभी जब अब ताली मैं कह रहा हूँ उनके लिए बजाएं, लेकिन जब वो आपको गुदगुदाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद तुरंत बाद उनका जरूर मैं चाहूँगा कि सम्मान समारोह में तालियां बजती रहें और लगातार आप सब लोग यूं ही अपनी घर में उपस्थिति बनाए